अध्याय 181 3 की गिनती पर। जू मेंगई को उसे जाने के लिए कहा गया था। कुछ समय बाद सागर में सुयांग कियो वाले जहाज पर चढ़ गई और कुछ ही समय बाद उसने पवित्र मध्य महाद्वीप छोड़ दिया। सुयांग के जाने के बाद जू मेंगई कई दिनों में पहली बार मात्र प्रधान जू से मिली। क्यों रो रही हो? कुलमाता जू ने जू मेंगई को अपने चेहरे के साथ कमरे में प्रवेश करते हुए देखा और उसे करीब से आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। आखिरी बार जू मेंगई अपने पिता के अंतिम संस्कार के दौरान इस तरह रोई थी। हालांकि जू मेंगई ने रोना जारी किए बिना उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ आओ। कुलमाता जू ने उसे गले लगाया और उसे लाड़ प्यार करने लगी। कई मिनट तक रोने के बाद जू मेंगई अंततः शांत हो गईं और उन्होंने मात्र प्रधान जू को स्थिति समझाई। हालांकि कहानी सुनने के बाद कुलमाता जू ने वास्तविक भाव से जू मेंगई की ओर देखा, लगभग ऐसे ही जैसे उसने अभी अभी स्वर्ग का पतन देखा हो। मात्र प्रधान जू को जब पता चला कि उसकी बेटी अमरपरी सुयू के पति के बच्चे को जन्म दे रही है तो वह लगभग बीमार हो गई। अगर वह अमरपरी सुयू से एक बार और मिलने का फैसला करती है तो वह इसे कैसे समझेगी। हालांकि इससे भी अधिक संदेह की बात यह है कि सुयांग जू मेंगई ने अपने बीच की हड्डी के लिए क्यों सहमति व्यक्त की, जबकि उसके पास पहले से ही अमरपरी सुयू जैसी कोई है। ऐसा क्या हो सकता है कि आखिरकार वह उसका पति नहीं था? लेकिन अगर यह सच था तब भी यह अनगिनत अन्य प्रश्न करता है। इस सारी सोच से मैट्रियार्क जू को भारी सिरदर्द हुआ और उसे शांत होने में कुछ समय लग गया। मैं ज्यादातर स्थिति को उलट रहा हूं, लेकिन क्या आप ये सब ठीक हैं? कुलमाता जू ने जू मेंगई से पूछा। क्या पता वह कब लौटेगा? उसका सामना करने से पहले ही इस आवेदन को स्वीकार कर लिया है। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं इसके साथ पूरी तरह से ठीक हूं, लेकिन मैं निश्चित रूप से ठीक हूं। जू मेंगई ने एक सकारात्मक मुस्कान दिखाई जिसने कुलमाता जू को लगभग अंधकार में कर दिया। कुलमाता जू मन ही मन मुस्कुराए, ये सुझाव कि पिछले कुछ दिनों में जू मेंगई कितनी अकेली हो गई है। वैसे भी मुझे बस इतनी ही रिपोर्ट करनी है। मैं अब सिस्टर जिनजिंग को देखने के लिए होली स्वॉर्ड एकेडमी जा रहा हूँ। दोबारा कुलमाता जू ने बहुत अच्छा महसूस किया। हालांकि जू मेंगई की होली स्वॉर्ड अकादमी से उसे इतना मासूम पसंद नहीं था, लेकिन उसने उसे अपनी परवाह किए बिना जाने से नहीं सीखा। बहुत देर तक मत रुकें, नहीं तो पैट्रियार्क वो फिर से शिकायत शुरू कर देगा। उसके जाने से पहले कुलमाता जू ने उसे चेतावनी दी। होली स्वॉर्ड अकादमी में पैट्रियार्क वो अपने कमरे के अंदर बंद हो गई थी और दीवार की ओर से उसका जीवन चकित भाव दिख रहा था। वह लड़की, यह विचार के लिए कि वह मेरे पास बिना ही इतना बड़ा निर्णय ले ले, उसने जोर देकर कहा। जब वू जिनजिंग ने पहली बार उन्हें बताया कि निकट भविष्य में वह कैसे एक बच्चे को जन्म देंगी, तो पैट्रियार्क वो पर ही कॉस्ट्यूम से गिर गया। हालांकि जिस बात ने उन्हें सबसे ज्यादा चौंका दिया वह उस व्यक्ति का नाम था जिसके बारे में उनकी बेटी सुयांग ने बताया था। यदि वह पागल नहीं हो रहा है तो अमरपरी सुयू के पति का नाम भी सुयांग होना चाहिए। क्या ये सब महज एक बड़ा संयोग है, या आने वाले बच्चे के अलावा पैट्रियार्क वू के सामने एक और समस्या थी, और वह वू जिनके भविष्य के रूप में तलवार चलाने वाली थी। अगर उसने इस बच्चे को जन्म देने का संकल्प लिया है तो उसकी ट्रेनिंग निश्चित रूप से कम कुछ वर्षों के लिए रुक जाएगी। पैट्रियार्क वो अचानक नासा में चिल्लाते हुए अपना सिर जलाने लगा। आह, समय और प्रतिभा की कितनी बर्बादी है। और हालांकि वह वू जिनजिंग को बच्चे के जन्म के बारे में त्यागने के लिए मनाना चाहती थी, वह अच्छी तरह से जानती थी कि वह अपनी बात नहीं मानेगी और समुदाय पर दबाव बनाकर भी छोड़ सकती है। अभी वह केवल एक ही काम कर सकती है और उसने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वह जल्द ही दादा बन जाएगी। पैट्रियार्क वू ने आकाश की ओर देखा और बुदबुदाया, प्रिय, आप ये क्या देख रहे हैं? यदि आप अभी भी जीवित हैं तो आप ये सब कैसे सुरक्षित रह रहे हैं? क्या आप उसे छोड़ देंगे या आप उसे रोक देंगे? एक पैनल के विचार के बाद उसने अपना सिर हिलाया। शायद मुझे ये सब स्वीकार करना चाहिए और खुद को दादा दादी के लिए तैयार करना चाहिए, उसने खुद से कहा। योजक चिन्ह। जिनजिंग के रहने वाले क्वार्टर के बाहर के वुमेन बॉक्स में जू मेंगई ने बड़ी मुस्कान के साथ अपने सबसे अच्छे दोस्त का स्वागत किया। मैं वापस आ गया हूँ सिस्टर जिनजिंग। मेंगई, आप मेरी रिक्तियों से पहले लौट आए हैं। क्या आप वास्तव में इस विषय में इतनी रुचि रखते हैं? अगर मदरसा जू यहाँ आती है और इस बार आप खुद को पीछे खींच लेते हैं तो आप क्या मानक रखते हैं? जू मेंगई ने अपनी भुजाएं बुलाएं और सहज स्वर में कहा, ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ आने से पहले मुझे उनकी मंजूरी मिल गई थी। कितना दुर्लभ, वू जिनजिंग बुदबुदाया। वैसे भी अंदर आओ। एक बार जब वे अंदर थे और वू जिनजिंग अपने कमरे में बैठे थे तो जू मेंगई ने उत्सुकता व्यक्त करते हुए कहा, ये सुनो सिस्टर जिनजिंग, शुरू हो गया है। सैन्य विश्वास नहीं होगा कि मैं हथियार क्या दिखाने जा रहा हूँ। मुझे अनुमान की प्रामाणिकता के बारे में बताएं। वू जिनजिंग ने जू मेंगई के शरीर को ऊपर से नीचे तक देखा और एक क्षण बाद कहा, क्या आपको अंततः अपना भाग्य वाला व्यक्ति मिल गया? जूगई ने रचनात्मकता में हौंफते हुए से कहा, आप कैसे बता सकते हैं? मैं आपकी आभा के बारे में कुछ अलग महसूस कर सकता हूँ। ये पहले से ज्यादा आम लगता है।
वू जिंज ने कहा, मैं बताता हूँ क्योंकि मैं भी हाल ही में इसी बदलाव से गुजरा हूँ। जैसा कि आपकी तेज इंद्रियों से उम्मीद थी, हो ऐसा लगता है कि मैं आपसे कुछ भी छिपा नहीं सकता। अच्छा, ये भाग्यशाली आदमी कौन है जो इतनी सुंदर और सुंदर लड़की अपने हाथ में लेकर रख रहा है? जिंज ने वो मैकेडाया, मुझे चिढ़ाना बंद करो। झू मिंगई शर्मा गई। और उसकी तुलना में मेरी प्रतिभा केवल एक खाली पात जितनी ही मूल्यवान है। वू जिंजिंग ने आश्चर्य से अपना मुंह ढक लिया। कीमिया के दाव में आप जैसे प्रतिभाशाली और निपुण व्यक्ति के लिए ऐसी बात कहना। लेकिन मुझे पता है कि यह कैसा लगता है, क्योंकि मैंने भी अपने आदमी से मिलते समय इसी तरह की भावना का अनुभव किया है। उद्धरण चिन्ह। वैसे भी सवाल टालना बंद करो और मुझे पहले ही जवाब दे दो। ये भाग्यशाली आदमी कौन है? वू जिंजिंग ने आग्रह किया। अगर आप मुझे पहले बताएं तो मैं आपको बताऊंगा। झू मेंगई उसके लिए बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी। ठीक है, फिर ये कैसा? हम दोनों एक ही समय पर अपने पार्टनर का नाम बोलेंगे। वू जिंजिंग ने अचानक सुझाव दिया। मुझे स्वीकार है। अच्छा, फिर 3 की गिनती पर 1, 2। वू जिंजिंग और झू मेंगई दोनों ने एक साथ तीसरी गिनती पर अपना मुंह खोला। उसका नाम सुयांग है। सुयांग उसका नाम है। क्या? उनकी अभिव्यक्तियां तुरंत स्थिर हो गईं और वे चकित चेहरे से एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखें और मुंह सदमे से खुले हुए थे। अध्याय 182 सिर्फ दोस्तों से भी अधिक। एक लंबे क्षण के अजीब शैले के बाद झू मिंगई ने कठोर आवाज में कहा, ऐस तो आपके दोस्त का नाम भी सुयांग है। क्या संयोग है? झू मिंगई स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर रही थी और यह विश्वास नहीं करना चाहती थी कि उसने उसी व्यक्ति के साथ संबंध बनाया था जिसने उसके सबसे अच्छे दोस्त वू जिंजिंग को नापसंद किया था। हालांकि वू जिंजिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मूर्ख मत बनो। मैं कह सकता हूं कि उन शब्दों पर विश्वास भी नहीं है। हालांकि वू जिंजिंग ने भी यह स्वीकार नहीं करना चाहा था कि वह उसी आदमी के साथ खेती की थी जो झू मेंगे के साथ खेती की थी। इस दुनिया में ऐसी चीजें शामिल हैं जिन्हें स्वीकार करना बेहतर है। अब हमें क्या करना चाहिए? झू मेंगे ने चिंतित स्वर में पूछा। क्या हम एक ही आदमी से एक बच्चे को जन्म देंगे? पता चलेगा। उन्हें सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि इस घटना के बाद उनका रिश्ता कैसे खत्म हो जाएगा। अब हमें क्या करना चाहिए? वू जिंजिंग ने सोचा। आमतौर पर जब 2 अज्ञात महिलाओं में एक ही पुरुष से बच्चे को जन्म दिया जाता है तो पुरुष एक को अपनी आधिकारिक पत्नी के रूप में चुना जाता है, जबकि दूसरी उसकी रखैल बन जाएगी। हालांकि इस स्थिति में जहां पुरुष मौजूद नहीं है, हमें निर्णय लेना होगा आपके लिए हम क्या करना चाहते हैं। जिंजिंग ने झू मेंगई को गंभीर रूप से देखा और पूछा, आप क्या करना चाहते हैं मेंगई? कुछ देर के विचार के बाद झू मेंगई ने कहा, मैं चाहता हूं कि हम वैसे ही रहें जैसे हम हमेशा से रहे हैं। सबसे अच्छे दोस्त, आपके बारे में क्या सिस्टर जिंजिंग? जिंजिंग ने अपना सिर हिलाया और उत्तर दिया, ये प्रभावशाली है। मुझे नहीं लगता कि मैं अब पहले की तरह देख पाऊंगी। क्या? उसकी बातें सुनकर झू मेंगई की अंतिम यात्रा विफल हो गई। झू मेंगई के लिए आंसुओं में डूबे से पहले वू जिंजिंग ने जारी किया, हम दोनों एक ही आदमी से प्यार करते हैं और उसे अपनी मासूमियत भी देते हैं, और हम भविष्य में एक ही आदमी से एक बच्चा भी पैदा करेंगे। अगर आप प्यार करते हैं तो हम हैं, केवल मित्र बनने की बात पहले ही शुरू हो चुकी है। आपका मतलब यह नहीं है? झू मेंगाई हैरान रह गई, लेकिन एक अलग कारण से। ये सही है, हम दोनों अब एक परिवार हैं, असली बहनें हैं। सिस्टर जिंजिंग। झू मेंगई बिना किसी टुकड़े के रोने लगी और वू जिंजिंग को गले लगाने के लिए चला गया। हाँ, वू जिंजिंग ने एक पल बाद आह भरी जब झू मेंगई ने उसे गले लगाया। मुझे पता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे मैं अपने तक ही सीमित नहीं रख सकता था, लेकिन यह इस बात से सहमत था कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त को भी वह पसंद करेगी। उसकी दोस्ती है। इससे आपका क्या मतलब है? झू मेंगई ने उसे गले लगाते हुए बंद कर दिया और उसकी ओर से चौड़ी आंखें देखीं। वू जिंजिंग ने हंसते हुए कहा, इसका मतलब यह है कि मैं अब आपके सामने उसके साथ मौजूद अलौकिक अनुभव के बारे में नहीं मार सकता, क्योंकि आपने भी इसका स्वाद चखा है। जब झू मेंगई ने इस तरह का विषय उठाया तो वह शर्माने लगी, और निश्चित रूप से उसके पास स्वाद से कहीं अधिक था। यह आपके साथ कैसा रहा? क्या उसके साथ साधना के दौरान आपको भी ऐसा महसूस हुआ कि आप पर किसी सेक्स राक्षस ने कब्जा कर लिया है? वू जिंजिंग ने उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। झू मेंगई ने अपने चेहरे पर शर्म को छुपाने की कोशिश की जब उसे वह समय याद आया जो उसने उसके साथ काल्ड्रॉन रूम के अंदर बिताया था। उस समय के बारे में सोचते हुए वह निश्चित रूप से आविष्ट से कहीं अधिक थी। कुछ भी हो, वह एक जंगली जानवर में बदल गई थी। मुझे चिढ़ाना बंद करो सिस्टर जिंजिंग, झू मेंगई ने चिल्लाया। हा, तुम्हें जानकर मेंगई, तुम शायद कुछ मिनट भी नहीं टिक पाईं। वू जिंजिंग जोर से हंसने लगा। हालांकि झू मेंगई के निकले अगले शब्दों ने वू जिंजिंग की हंसी रोक दी। हालांकि पहले मुझे इस एहसास की आदत नहीं थी, लेकिन उसके साथ कई दिन बिताने के बाद मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैं बिना आराम के आधा दिन भी गुजार सकता हूं।
सख्त दिखने की कोशिश करते हुए झू मिंगई ने जानबूझकर सहनशक्ति की गोली के बारे में भाग को बाहर रखा। वू जिनजिंग ने चौड़ी आंखों और ढीले जबड़े से उसे देखा। वाय आप क्या, आपने उसके साथ कुछ दिन बिताए? झू मिंगई ने सिर हिलाया और उसे बताया कि कैसे सुयांग अपने कुछ व्यवसाय के कारण फोर सीजन्स अकादमी में कुछ दिनों तक रहा था। तुम्हें उसके साथ खेती करने के लिए कितना समय मिला? वू जिनजिंग ने अपना सिर नीचे किए हुए और कांपती आवाज में पूछा। झू मिंगई ने अपने कंधे उचकाए और कहा, मैं समय का ध्यान रखने में बहुत व्यस्त थी, लेकिन अगर मुझे अनुमान लगाना है तो कम से कम 24 घंटे मुझे लगता है। हाँ, काश ये लंबे समय तक चलता। उसने एक क्षण बाद आह भरी। ये सुनकर कि झू मिंगई 24 घंटे से भी अधिक समय तक सुयांग को अपने पास रखने में कामयाब रही, जबकि उसके पास लगभग 1 घंटा या उससे भी कम समय था, वू जिनजिंग ने झू मिंगई को बाहों से पकड़ लिया और उसकी ओर ईर्ष्या भरी नजरों से देखा। सिस्टर जिनजिंग। झू मिंगई उसकी गहन निगाहों से भयभीत हो गई। तुम बदबूदार छोटी लड़की हो। उसके जाने से पहले मैंने केवल 1 घंटे से कुछ अधिक समय तक उसके साथ बातचीत की थी। वू जिनजिंग द्वारा उत्सर्जित परिपक्व भावना को इस समय महसूस नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वह झू मिंगई के प्रति बहुत अधिक ईर्ष्या महसूस कर रही थी। झू मिंगई उसकी बातों से अवाक रह गई। क्या आपको एहसास है कि आप कितने भाग्यशाली थे कि आपने उसके साथ इतना समय बिताया? और आपको इसके बारे में शिकायत करनी चाहिए। मुझे अभी शिकायत करनी चाहिए। मैं क्या ऐसा है? झू मिंगई को अब उसके साथ बिताए समय के बारे में इतना बुरा नहीं लगता था और यहाँ तक कि वू जिनजिंग पर दया भी आती थी। आखिर 1 घंटे के बाद ही कोई कैसे संतुष्ट हो सकता है? कुछ समय बाद झू मिंगई ने अचानक वू जिनजिंग से पूछा, सिस्टर जिनजिंग, हालांकि यह अजीब लग सकता है, अब सुयांग के चले जाने के बाद मुझे खुद को कैसे संतुष्ट करना चाहिए? मैं सुयांग के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के पास जाने की कल्पना नहीं कर सकती, लेकिन उसके बिना यह उसने मेरे अंदर जो आनंद की इच्छा जगाई है वह और भी मजबूत होगी। वू जिनजिंग ने एक पल के लिए अपने प्रश्न पर विचार किया, क्योंकि वह पिछले कुछ दिनों से उसी प्रश्न का पता लगाने की कोशिश कर रही थी। मैंने सुना है कि जिन घरों में बहुत सारी रखेलें होती हैं और आदमी उन सभी के साथ नहीं रह सकता, वहाँ आमतौर पर रखेलें अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल करती हैं। वू जिनजिंग ने अजीब तरीके से कहा। आवाज़। वाई, तुम्हारा मतलब यह नहीं है? झू मिंगई ने आश्चर्य से भरी चौड़ी आंखों से उसे देखा। वू जिनजिंग ने उसकी ओर देखा और शर्माते हुए कहा, मैं अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो हम इसे आजमा सकते हैं। अपनी समस्या के अप्रत्याशित उत्तर से झू मिंगई का जबड़ा जमीन पर गिर गया। अध्याय 183। एक दूसरे को चाटने में यूरी शामिल है। सिस्टर जिनजिंग, क्या आप गंभीर हैं? झू मिंगी यह पुष्टि करना चाहती थी कि वास्तव में वह गंभीर थी या हमेशा की तरह उसे वैधानिक रही थी। मैं इस तरह का मजाक नहीं बनाऊंगा, जिनजिंग ने तुरंत उत्तर दिया और उसका चेहरा लाल हो गया। उसके बाद अचानक शांत हो गया। कुछ क्षण बाद झू मिंगी ने लज्जित स्वर में कहा, तब अगर सिस्टर जिंज को मेरे जैसे किसी व्यक्ति के साथ ऐसा करने में कोई रुचि नहीं है, मुझे लगता है कि मैं इसे आजमा सकता हूँ। हालांकि यह अनसुना की सीमा तक दुर्लभ नहीं है। महिलाओं का किसी अन्य महिला के साथ होना अपनी इच्छा को बनाए रखना निश्चित रूप से एक असामान्य प्राथमिकता है, और जबकि पूरी दुनिया में उन लोगों का तिरस्कार नहीं होता जो एक जैसे लिंग के साथ अपनी यौन कल्पनाओं में जगह बनाना चाहते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोग हैं जो ऐसी रुचि रखते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से व्यक्तिगत स्वर बनता है कि निंदा कर रहे हैं। लेकिन झू मिंगई और वू जिनजिंग दोनों के लिए सौभाग्य की बात है, उनमें से कोई भी उन लोगों में से नहीं है जो इस असामान्य विचार को ठीक करना चाहते हैं। कुछ भी हो, सुयांग से मिलने के बाद वे कई निस्संदेह प्रति अधिक खुले विचार वाले हो गए, खासकर जब साधना की बात आती है। क्या आप निश्चित हैं? यदि आप वास्तव में नहीं चाहते हैं तो मेरे लिए अजीब विचार से सहमत होने की आवश्यकता नहीं है। चिंता मत करो बहन जिनजिंग, अगर आपको लगता है कि आपका विचार अजीब है तो आपको देखना चाहिए कि जब मैं सुयांग का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी तो मेरे मन में क्या था। मैं क्या ऐसा है? वो जिनजिंग के शब्द पर मुस्काने बिना नहीं रह शौक। फिर आप इसे अभी क्या चाहते हैं? फिर उसने पूछा। अभी? जैसे अभी? झू मिंगई स्तब्ध दिख रही थी, क्योंकि उसे इतनी जल्दी ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी। जिनजिंग ने सिर हिलाया और जारी किया, हाल ही में मेरा शरीर लगातार टूट गया है और अगर आप अभी भी मेरी मदद कर रहे हैं तो मैं वास्तव में इसे स्थापित कर दूंगा। वह शर्मीली स्वर में बोली। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कुछ अपना तक दस्तावेज उसे देखने के बाद झू मिंगई ने अपने पिता पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि सिर थोड़ा हिलाया। कुछ मिनट बाद एक बार जब वे तैयार हो गए, झू मिंगई और वू जिन एक दूसरे के सामने अपनी कामुकता से बाहर निकले और बैठे। वे दोनों महिलाएं थीं, इसलिए उनमें से किसी को भी एक समान शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। तब महसूस हुई जब उन्होंने सुयांग को अपना शरीर दिखाया। हालांकि उनके दिल में लचीलापन उस समय की तुलना में अधिक लग रहा था जब वे सुयांग के साथ थे, क्योंकि वे एक दूसरे को इस तरह गले लगाने से कुछ ही क्षण दूर थे। उन दोनों में से किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि होगी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह।
जब झू मेंगई ने पहली बार वू जिंगजिंग के अत्यंत घातक स्टिम्ड बंस देखे तो वह अवाक रह गई। उन्हें एहसास हुआ कि एक महिला के रूप में उनकी सेक्स अपील के बीच वास्तव में वे कहीं अधिक उम्र की थी। उन्होंने सोची में शुरू किया था। और जब वू जिंजिंग ने अपने त्रिशंकु संबंधों पर ध्यान दिया तो वह हंसी मजाक करने लगी और दंत चिकित्सक वाली आवाज में बोली, क्या सार संगति हो रही है, कौन सा प्यार महसूस कर रहा है। झू मेंगई ने अचानक वू जिंज के सुलगे बंस को पकड़ लिया और कहा, जिससे वे हिलने लगे। जिंजिंग को उम्मीद नहीं थी कि झू मेंगई पहली सीढ़ी और चंचल से वह चमत्कारी वो कराह निकलेगी। ओह क्षमा करें, क्या दर्द हुआ। झू मेंगे ने तुरंत अपने हाथ की दुकान लगाए। जिंजिंग ने अपना सिर हिलाया वो और कहा, चिंता मत करो, मैं केवल इससे प्रभावित था। फिर उसने देखा और बोली, आगे बढ़ो, तुम जो कर रहे थे उसे रिलीज दिखा। झू मेंगई ने अविश्वास की लहर की और वू जिनज के सुलगे बंस के पास से फिर पहुंच गए। इस बार उन्होंने इतनी ताकत नहीं दी और धीरे धीरे अपनी गुड़िया से अपनी मालिश की, लगभग वह आटा गूंथ रही हो। जब सुयांग ने वंजिन की मालिश की थी तब उसने अपने हाथों की उंगलियों की नकल करने की कोशिश की थी, लेकिन अफसोस उसे जल्द ही पता चला कि उसका प्रयास कहाँ व्यर्थ था और वह सामान्य रूप से वू जिनज की मालिश करने लगी। माँ, वू जिंज आसानी से उबकाई गई और धीरे धीरे सांस लेती रही। कुछ क्षण बाद जब वू जिंजिंग के शरीर में आनंद एक निश्चित बिंदु पर पहुंच गया तो उसने अपने हाथों से नारियल के फूलों को पकड़ना शुरू कर दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जब वू जिंजिंग ने अपने स्तनों की मालिश करते हुए खोज शुरू की तो झू मेंगई को लगभग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। और जब वह वू जिंजिंग की उच्चकती अभिव्यक्ति देखती है तो उसका शरीर भी फूल जाता है और उसका दूसरा हाथ भी खराब हो जाता है। और इस प्रकार दो दिव्य सुंदरियां एक ही कमरे में एक दूसरे के बगल में आनंद लेते हैं। कुछ मिनट बाद जब वू जिंजिंग को अभ्यास से संतुष्टि महसूस नहीं हुई तो उसने झू मेंगई से कहा, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, यह अकेले अभ्यास करने से अलग नहीं है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। कुछ देर तक विचार के बाद वू जिंजिंग ने यात्रा की ओर रुख करते हुए कहा, आओ यहाँ चलो चलें। झू मेंगई ने कोई प्रश्न नहीं पूछा और उनकी जानकारी का पालन किया गया। एक बार जब झू मेंगई वापस आ गई तो वू जिंगजिंग ने धीरे से झू मेंगई के ऊपर से अपने सिर झू मेंगई के घर में प्रवेश द्वार की ओर रख दिया ताकि वे एक दूसरे के अविश्वास क्षेत्र का सामना कर सकें। क्या आप इस पद पर क्या करने की योजना बना रहे हैं? झू मेंगई ने वू जिंजिंग के गुलाबी फूल को अपने चेहरे के ठीक ऊपर खुले में बैठकर पूछा। तुम्हें एक क्षण में पता चलेगा। जैसे ही उसने ये शब्द कहा वू जिंजिंग ने अपना सिर नीचे कर लिया जब तक कि वह झू मेंगई की टांगों के ठीक बीच में नहीं आई और लगभग अपने मीठे फूल को अपने स्वाद से उधार ले ली। झू मेंगई को एहसास हुआ कि वह क्या करने वाली थी और जोर से चिल्लाई, दी मुझे मत बताओ कि तुम हो। जिंजिंग ने उसे वो कर दिया और अपनी जीभ से उसके फूलों की चढ़ाई को सहलाना शुरू कर दिया। सिस्टर जिंजिंग। अचानक संपर्क से झू मेंगई लगभग बेहोश हो गई। कितनी प्यारी प्रतिक्रिया है, वू जिंजिंग ने मन ही मन सोचा और चाटना जारी रखा जिससे झू मेंगई का कोमल शरीर कांपने लगा। मम्मा, हाँ। झू मेंगई ने तुरंत खुद को आनंद से तल्लीन कर लिया और अपने कूल्हों को हिलाना शुरू कर दिया। वू जिंजिंग की जीभ को ऐसे ट्रीट किया जैसे कि यह सुयांग की छड़ी थी, यहाँ तक कि उसे अपने सिर के अंदर इमेजिंग भी कर रही थी। कुछ मिनट बाद वू जिंजिंग ने चाटना बंद कर दिया और कहा, मेंगई, यह उचित नहीं है कि केवल आप ही यहाँ आनंद ले रही हैं। जल्दी करें और मेरे साथ भी ऐसा ही करें। मुझे क्षमा करें। उससे माफ़ी मांगने के बाद झू मेंगई ने वू जिंजिंग के फूल को अपने चेहरे की ओर खींचा और उसे चाटना भी शुरू कर दिया। झू मेंगई की जीभ को महसूस करने से वू जिंजिंग का शरीर कांपने लगा और उसके शरीर में यौन कुंठा धीरे धीरे गायब होने लगी। अध्याय 184 वॉल्यूम के पवित्र मध्य महाद्वीप के अंत को छोड़कर 4। जबकि जिंगजिंग और झू मेंगई एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, जियोरोंग ने अपने हजारों साल के इतिहास को लगभग नष्ट कर दिया था, जिसके बाद गोल्डन लान अकादमी ने अपनी जगह का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया था। हालांकि उनके संप्रदाय को नुकसान पहुंचाया गया, पैट्रियार्क गोल्ड के क्षेत्र से कहीं अधिक विनाशकारी साबित हुआ, क्योंकि इमारत के भीतर मौजूद संप्रदाय के अधिकांश भाग के साथ साथ संप्रदाय का खजाना भी जलकर नष्ट हो गया था। और उनके अधिकांश भाग के बिना गोल्डन लान अकेडमी पैट्रियर्क गोल्ड को एक कोने में धकेलते हुए आप ठीक होने में सक्षम नहीं हैं। बकाया में जाओ। बकवादक। पैट्रियार्क गोल्ड ने अपने कमरे के अंदर चारों ओर फर्नीचर रखा और अपने कमरे के चारों ओर अपना घर बना लिया। ये सब उस चांदी की बाल वाली लड़की की गलती है। अगर वह मेरे संप्रदाय में संदिग्ध रूप से नहीं घूमती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। पैट्रियार्क गोल्ड ने अपने कार्यकलापों को अंतिम रूप देते हुए सारा दोष जियोरोंग पर डाल दिया। कुछ और फर्नीचर को नष्ट करने के बाद पैट्रियार्क गोल्ड ने अंततः अपना उत्पाद बंद कर दिया और उस घूंघट वाली छत की ओर जो विश्राम कक्ष के कोने पर खड़ी थी। पैट्रियर्क गोल्ड को आखिरी बार अपना और ध्यान देते हुए देखें, नकाबपोश व्यक्ति ने दबी आवाज में कहा, अगर सीनियर गोल्ड को सजाना है तो हम मूनलाइट ब्लेड्स आपकी समस्या में आपकी सहायता कर सकते हैं।
छुपे हुए व्यक्ति के शब्दों को सुनने के बाद पैट्रियार्क गोल्ड ने कोल्ड स्वर में कहा, मेरे उत्तर को पहले तुम लोगों ने मुझे बताया होगा और थोड़ी देर में बात की होगी। क्या आप भी चाहते हैं कि मैं उसे अच्छा कर दूं? हालांकि छिपा हुआ व्यक्ति कमरे में ही रह रहा है और जारी की गई बात में कहा गया है, यदि आप अपने परिवार को नष्ट करने में हमारी मदद करते हैं तो हम आपके लिए उनकी सारी संपत्ति छोड़ देंगे जो इस समुदाय और अन्य को स्थापित करने के लिए तैयार हैं। लाभ है और क्या है, आप अपना स्थान भी ले सकते हैं और पूरे पूर्वी महाद्वीप पर शासन कर सकते हैं। पैट्रिकार्क गोल्ड ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उनके चेहरे पर विचारशील भाव बने रहे। खुद को मूनलाइट ब्लेड्स ने 2 महीने पहले एक दिन अचानक अपनी प्रकट उपस्थिति की घोषणा की थी और इस जी परिवार को नष्ट करने के लिए उनकी मदद की योजना बनाई जा रही है। सबसे पहले पैट्रियार्क गोल्ड ने उन्हें अंतिम रूप दिया और यहाँ तक कि उनके द्वारा भेजे गए हर दूत को मार डाला गया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनके लक्ष्य में उनकी रुचि बनी रही। और अब जब उनका संप्रदाय विनाश के कगार पर है तो उनका प्रस्ताव अचानक उनकी आंखों के लिए बेहद सुखद हो गया। हालांकि उसने तुरंत उसकी मदद करने के लिए सहमति नहीं दी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वे उसे किसी धक्का मुक्की के रूप में देखें। एक पाल की शेल्स के बाद साइंटिस्ट ह्यूग स्पेशलिटी ने एक भाषण जारी कर कहा, हमारे मूनलाइट ब्लेड्स केवल जी परिवार की राजकुमारी हैं। बाकी सभी के लिए सीनियर गोल्ड तय कर सकते हैं कि उनके साथ क्या करना है। पैट्रियार्क गोल्ड ने एक क्षण बाद कहा, इस राजकुमारी में ऐसा क्या है जो आप लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण है? मेरा उत्तर आपकी प्रतिक्रिया पर प्रतिबंध है। नेता अपने स्थापत्य संविधान 100 पॉइजन शरीर को प्राप्त करना चाहते हैं। छुपे हुए व्यक्ति ने उस तथ्य को उससे छिपाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि नेता ने स्वयं उसे ऐसा करने का आदेश दिया था, क्योंकि मूनलाइट ब्लेड्स को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसकी मदद की बहुत आवश्यकता थी। एक स्वर्गीय संविधान हो। पैट्रियार्क गोल्ड ने अपने होठों को अंदर से चाटा। पवित्र महाद्वीप के भीतर भी स्वर्गीय संविधान अत्यंत दुर्लभ हैं, इसलिए पैट्रियार्क गोल्ड जैसे शक्तिशाली व्यक्ति भी उनकी बहुत इच्छा करते हैं। अगर मुझे सही याद है तो आप लोग ज़ैद सागर को पूरी तरह से बाईपास कर सकते हैं और कुछ आध्यात्मिक खजाने के कारण पवित्र मध्य महाद्वीप में आ सकते हैं, लेकिन ये केवल एक ही तरह से काम करता है। क्या ये सही है? ये सही है, घूंघट वाली आकृति ने पुष्टि की। लेकिन हमें ज़ैद सागर पार करने और वहां पहुंचने में कम से कम आधा साल लगेगा। आकृति ने कहा, जब तक आप हमारी मदद करने के लिए सहमत हैं, हम सीनियर गोल्ड के आने का इंतजार करेंगे। पैट्रियार्क गोल्ड फिर चुप हो गया। कुछ और मिनटों तक सोचने के बाद पैट्रियार्क गोल्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने नेता से कहो कि मैं जल्द से जल्द उनसे मिलूंगा। घूंघट वाली आकृति ने सिर हिलाया और पैट्रियार्क गोल्ड को अकेला छोड़कर तेजी से छाया में गायब हो गई। हा, तुम मूर्ख लोग, पैट्रियार्क गोल्ड मन ही मन हंसा। क्या आप लोगों ने इसके बारे में कुछ भी सोचा? मुझे पूर्वी महाद्वीप जैसे निम्न स्थान के किसी व्यक्ति की बात क्यों सुननी चाहिए? अपने संसाधनों को साझा करना तो दूर की बात है। वह चुपचाप अपने लिए 100 पॉइजन बॉडी प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहा था, अपनी क्षमताओं में इतना आश्वस्त महसूस कर रहा था कि वह केवल उसके आने पर होने वाली सहज यात्रा की कल्पना कर सकता था। ज़ैद सागर के ऊपर कहीं क्यूयू ने राहत भरी मुस्कान के साथ अपने पीछे पवित्र मध्य महाद्वीप को देखा। मैं अपने रहस्य को उससे सुरक्षित रखने में कामयाब रहा। वह मन ही मन प्रसन्न हुई। अब उसे अमर परी सूयू के रूप में उसकी पहचान जानने और संभवतः शर्मिंदगी से मरने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज तुम खुश लग रही हो, सुयांग ने अचानक अपने चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान के साथ उससे कहा। क्या हाल ही में कुछ सकारात्मक हुआ? शायद नहीं, कौन जानता है, क्यूयू ने चुटीले लहजे में जवाब दिया। सुयांग रहस्यमय ढंग से मुस्कुराती रही। आप जानते हैं, मैंने उस स्थान पर अपने छोटे से प्रवास के दौरान कुछ चीजें सीखीं और इससे ये पूरी यात्रा इसके लायक बन गई। हो, आपने वास्तव में उस जगह से कुछ सीखा? आपने क्या सीखा? क्यूयू ने देखा कि वह थोड़ा अजीब व्यवहार कर रहा था, लेकिन वह इतनी महत्वहीन चीज की परवाह करने के मूड में थी और उसने इसे अपने कंधों से हटा दिया। इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि यह केवल कुछ थोड़ी दिलचस्प कहानियां हैं। सचमुच, आप उन्हें मेरे साथ साझा क्यों नहीं करते? क्यूयू ने बिना सोचे समझे बोला। क्या आप निश्चित हैं? हो सकता है कि आपको इन कहानियों में कोई मनोरंजन न मिले। सुयांग ने लापरवाही से उसे चेतावनी दी। ये सिर्फ कुछ कहानियां हैं, है ना? इसमें आश्वस्त होने वाली क्या बात है? इस बिंदु पर क्यूयू के चेहरे पर चुटीले भाव संदेह से भरे हुए हो गए, क्योंकि वह सुयांग को घेरने वाली रहस्यमयी आभा से अपने दिल में असहज महसूस करने लगी थी। जहां तक सुयांग का सवाल है, उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान बढ़ती ही गई। वह बस ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था कि जब वह सुयू नाम की किसी लड़की के बारे में बात करना शुरू करेगा तो क्यूयू क्या भाव व्यक्त करेगा। अध्याय 185। तो आप सब कुछ जानते थे। इधर उधर घूमना बंद करो और मुझे पहले से ही बताओ। सुन यान के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसके साथ घूमने के बाद क्यूयू ने कहीं न कहीं छेड़ते हुए कहा। हालांकि उसने अनुमान नहीं लगाया और कहा कि उसके मन में क्या था। उसके दिल में एक बुरी भावना भरी हुई थी, उसके हाथ मुट्ठियों में बंध गए थे।
एक बार की बात है, एक युवा महिला कल्टीवेटर को एक बड़ी कल्टीवेटर से प्यार हो गया। सू यांग ने उसे एक कहानी सुनानी शुरू की और क्यू चुप हो गई। महिला कल्टीवेटर ने उसे एक यात्रा मित्र के रूप में उसका पीछा करने के लिए प्रेरित किया, एक शहर से दूसरे शहर, महाद्वीप से महाद्वीप, यहाँ तक कि सितारों से उसका पीछा किया। इस महिला कल्टीवेटर ने उस व्यक्ति तक की यात्रा की का पीछा किया गया था। हालांकि इतना खर्च करने के बाद भी उसके साथ लंबे समय तक वह कभी भी उसे बहकाने में सफल नहीं हुई। क्या आपको लगता है कि ऐसा क्यों हुआ? सू यांग ने क्यू को देखा और पूछा। मुझे कैसे पता होना चाहिए? हो सकता है कि वह बस इसका उपयोग समझती हो या उसका स्वरूप वास्तव में अनाकर्षक हो। क्यू ने इस महिला कल्टीवेटर के असभ्य शब्दों के बावजूद उनके दृढ़ संकल्प की आंतरिक रूप से प्रशंसा की। सू यांग ने कहा, महिला कल्टीवेटर एक सुंदरी थी, यहाँ तक कि एक शीर्ष सुंदरी भी। फिर उन्होंने आगे कहा, यह वास्तव में सरल है। महिला का मानना था कि उसकी सुंदर उपस्थिति के कारण उसे बस पुरुष को उसके साथ विश्वास करने के लिए प्रेरित किया गया था, और अपनी समझ के कारण वह कभी भी पुरुष के साथ ही अपनी भावनाओं को साझा नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। क्यू अवाक रह गया। बस इतना ही था। हालांकि कुछ और शुरुआती तक की कहानी के बारे में दर्शन शास्त्र के बाद क्यू को यह पता चला कि उसकी पिछली स्थिति की कहानी में महिला कल्टीवेटर की स्थिति समान थी। क्योंकि उसे अपनी अनूठी उपस्थिति पर भरोसा था, यह एक कारण था कि क्यू ने सू यांग के साथ अपनी भावनाओं को साझा करने की जहमत नहीं दी और एकमात्र साथी उसके पीछे पीछे चलती रही, इस उम्मीद में कि वह अंततः अपने प्यार में पड़ जाएगी। क्यू को अपने लबादे के नीचे खाना आने लगा। क्या सू यांग इस कहानी के माध्यम से उसे कुछ खोज की कोशिश कर रही है? यदि उसने 4 सीजन्स अकादमी में अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं किया, तो उसकी अंतिम कहानी में उस महिला कल्टीवेटर की तरह क्या हुआ? अपनी भावनाओं का एहसास बिना सैकड़ों वर्षों तक सू यांग के साथ यात्रा करना। क्यू ये हैशटैग कहाँ उठाओ। हालांकि सू यांग ने जारी किया, यहाँ एक और कहानी है। एक मशहूर जोड़े ने एक साथ यात्रा की, पति और पत्नी। वे किसी चीज़ की तलाश में दुनिया भर में चले गए। हालांकि एक दिन किसी ने पति से पूछा कि वह वास्तव में अपनी पत्नी के बारे में क्या सोचती है, और जब पति ने सवाल सुना तो उसने केवल भ्रम की बात कही और कहा। फिर उन्होंने अपने ही प्रश्न के साथ उत्तर दिया, पत्नी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मेरी कोई पत्नी नहीं है। जब क्यू ने पहली बार यह कहानी सुनी तो उसने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि पहली कहानी में उसने चिंता कम कर दी थी। आपको क्या लगता है कि पति ने ऐसा क्यों कहा कि उसकी कोई पत्नी नहीं है, जबकि पूरी दुनिया उन दोनों को पति पत्नी के रूप में पहचानती है? सू यांग ने फिर उनसे पूछा, क्या उसे भूलने की बीमारी है और वह भूल गया है कि उसकी पत्नी भी है? क्यू ने संदेह किया, ऑर्केस्ट्रा से जवाब दिया। सू यांग ने बताया कि क्यू को उसके बारे में पता नहीं था और उसने हंसते हुए कहा, यह एक अनुमान है, लेकिन ये सही नहीं है। आगे बढ़ें, यह एक और अनुमान है। क्यू ने कहा। ना सिकुड़ें लीन और विचार करने लगी, लेकिन वह कहानी के बारे में नहीं सोच रही थी। इसके बजाय उसने ये पता लगाने की कोशिश की थी कि सू यांग को ये कहानियाँ थोड़ी दिलचस्प क्यों लग रही थीं, क्योंकि उसने उसे इन कहानियों में खुशी हासिल करने वाले व्यक्तित्व के रूप में नहीं देखा था जो कि बच्चों के लिए विशिष्ट थीं। एक सेकंड रुकें। क्यू की अचानक ही विशेषता हो गई, लगभग उसके जैसा अभी अभी ज्ञान प्राप्त हुआ हो, और उसका शरीर कंपने लगा। यदि पहली कहानी उसकी पिछली स्थिति से मेल खाती है, तो ये कहानी उसके लिए दूसरी भी संभावना हो सकती है। क्यू ने जोर से निगल लिया और कंपाटी आवाज में बोला, बीटो, पति और पत्नी के रूप में उनके रिश्ते सब पति पत्नी द्वारा बनाया गया था। इस बिंदु पर सू यांग की मुस्कुराहट में एक बड़ी तस्वीर बदल गई और उसने रहस्यमय आवाज में कहा, ओह, ये काफी दिलचस्प तर्क है। आपको क्या लगता है कि पत्नी ने ऐसा क्यों किया? उद्धरण चिन्ह। उसके हाव भाव को देखकर क्यू को एहसास हुआ कि वह उसका परीक्षण कर रहा था और उसने तुरंत उत्तर नहीं दिया। वह अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाकर चुपड़ी रही। सू यांग ने उन्हें परेशान नहीं किया और धैर्यपूर्वक उनका इंतजार किया। हालांकि इस शैली ने क्यू को और भी बुरा महसूस किया। कुछ और रेनॉल्ट की शैलियां के बाद क्यू ने धीरे से अपना मुंह खोला। बी पत्नी की तलाश थी और असल में जो चाहा था कि उसके सपनों की हकीकत। हालांकि क्यू का सिर नीचे झुका हुआ था, सू यांग ने बताया था कि उसकी अभिव्यक्ति ऐसी थी कि वह रोना चाहती थी। वह मन ही मन भारत करना चाहता है, सोच रहा है कि उसकी विचारधारा बहुत आगे बढ़ गई है। क्यों रो रहे हो? ये तो बस एक कहानी है, सू यांग ने असंतोषजनक स्थिति से कहा। क्यू ने हक्की बक्की को अपनी तरफ से देखा। वह नहीं जानता। वह मन ही मन चमत्कारी हुई। क्यू को यकीन था कि सू यांग को किसी तरह यू के रूप में उसकी गुप्त पहचान का पता चला था, इसलिए उसने ऐसी कहानी क्यों सुनाई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि वह बहुत ज्यादा पागल थी। हालांकि जैसे ही सू यांग क्यू को सच वर्णन के लिए तैयार किया गया, जियो रोंग, जो पीछे से उनका पीछा कर रही थी, ने अपना मुंह खोला और कहा, मास्टर, ये सू यू आपके बारे में कौन है? उद्धरण चिन्ह। क्यू और सू यांग दोनों ने उसे खुली आंखों से देखा।
आप किस बारे में बात कर रहे हैं? सू यांग ने उनसे पूछा। लेकिन इससे पहले कि जियो रोंग उसे जवाब दे सके, सू यांग को याद आया कि जियो रोंग उसके आध्यात्मिक जानवर के रूप में उसके विचारों को सुन सकता है अगर वह सावधान न हो, क्योंकि इसी तरह से कई लोग अपने आध्यात्मिक अनुयायियों के साथ अपने विचारों का संचार करते हैं। और जियो रोंग प्राचीन क्षेत्र में होने के साथ साथ एक जानवर है जो मानसिक शक्तियों में माहिर है। उसके दिमाग को पढ़ने की क्षमता किसी भी औसत जानवर की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है। उसके आश्चर्यचकित जियो रोंग ने उसकी ओर से आश्चर्यजनक भाव देखे। उसने स्पष्ट रूप से यह बात सुनी, या कहें तो उसके दिमाग के अंदर। सू यांग ने धीरे धीरे से कियूयू की ओर देखने के लिए अपना सिर कोआया और निश्चित रूप से वह उसे फूले हुए गालों और निराशाजनक भाव के साथ घूर रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसकी आंखों में भी आंखें थीं। तो सुरक्षा पहले से पता थी। वह जोर से चिल्लाए। अध्याय 186 उपनाम। एच आप इसके बारे में कितने समय से जानते हैं? कियू ने कामपति को आवाज देकर पूछा। उसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया था। उसने ये भी नहीं सोचा था कि सू यांग को उसके रहस्य के बारे में कैसे पता चलेगा। वे मूल रूप से पूरे समय एक साथ थे, तो उसे पता चला कि वह कैसे सफल हो रहा है। फिर उसे झू मेंगई की याद आई और उसने कुछ दिनों के लिए सू यांग को उसके साथ अकेले कैसे छोड़ दिया था और उसने तुरंत उसे अपराधी के रूप में स्थापित कर दिया। ये वह रही होगी। वह मन ही मन झू मेंगई को कोसने लगी। अभी कुछ दिन पहले सू यांग ने कहा। हालांकि उसने उसे इस तरह बेनकाब करने की योजना नहीं बनाई थी, फिर भी उसने वही हासिल किया जो वह चाहती थी। सू यू, होह, इसमें एक अच्छी अंगूठी है, क्या आपको भी ऐसा नहीं लगता? सू यांग जोर से हंसी, जिससे कियू को अपनी शर्मिंदगी छुपने के लिए अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढंकना पड़ा। चुप रहो, मैं तब बहुत छोटा और मूर्ख था। और हथियार मरना चाहिए था। ये केवल एक स्मारक के समान है, ठीक है? कियू मुंह अपने से लगातार स्थिर अपशिष्ट उत्पन्न व्याकुल होने लगी। जियो रोंग ने अपने वार्तालाप अवलोकन से मिश्रित भाव व्यक्त किया। हालांकि उसने बातचीत और सीख ली है, लेकिन जब ह्यूमन कॉन्टैक्ट्स की बात आती है तो उसकी समझ में अभी भी कुछ कमी है। इसमें शर्म की बात क्या है? ये सिर्फ एक ही नाम की बात है। सू यांग ने अपना सिर हिलाया। ऐसा महसूस हुआ कि कियू इसके बारे में बहुत अधिक चिंता कर रही थी। और उन्होंने आगे कहा, 4 दिव्य स्वर्गों में मेरे भी कुछ प्रतीक हैं। और यहाँ तक कि अलग अलग लोगों के बारे में भी आपने उनसे कम से कम एक के बारे में पहले सुना होगा। उसकी बातें सुनी। कियू ने चेहरा नहीं बढ़ाया, बल्कि उसकी तरफ भरी नजरों से देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि सू यांग को किसी व्यक्ति की संभावना किस प्रकार का उपनाम पसंद आएगा। मुझे बताओ, उसने अचानक कहा। उन्होंने फिर कहा, मुझे अपना कोई उपनाम दिखाओ और मैं इसे स्मारक व्यापार नाम दूंगा। सू यांग ने फिर से अपना सिर हिलाया और कहा, कब से हम उपनामों का व्यापार कर रहे हैं? यह मेरी गलती नहीं है कि तुमने अपना उपनाम छिपाकर अच्छा काम नहीं किया। कियू इस बात से काफी नाराज था कि वह उसका एक भी उपनाम नहीं जानता था, लेकिन वह उसकी बातों का भी जिक्र नहीं कर सकता था। आखिरकार ये पूरी तरह से नादानी थी कि उसने दुनिया की परवाह किए बिना ऐसा ही एक उपनाम बना दिया। अगर कुछ भी हो तो उसे इस बात से खुश होना चाहिए कि सू यांग ने उसे बदनाम करने के लिए अपने उपनाम यू का इस्तेमाल नहीं किया, जब तक कि वह वास्तव में शर्मिंदगी से मर नहीं गई और केवल कुछ आंखें बहाए। वैसे भी उस मूर्ख बिल्ली ने इतनी स्पष्टता से कब की शिक्षा प्राप्त की? क्यू ने शियो रोंग की ओर से टूटे हुए देखा। उनकी प्रतिकृति पहले से भी बदतर लग रही थी। जियो रोंग को भी अमिताभ कहे जाने पर निकोलस हुई। हालांकि पहले वह वास्तव में उसे नहीं समझता था। मानव भाषा सीखने के बाद जियो रोंग को अंततः समझ में आया कि कियू इस पूरे समय उसे बता रहा था। तुम किसे मूर्ख बिल्ली कह रही हो, बदसूरत लड़की? जियो रोंग ने अप्रत्याशित रूप से कियू पर ताली बजाई, जो उसके अचानक शाप देने से हैरान थी। तुम बदसूरत हो? कियू को अपने कानों पर लगभग विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये पहली बार है जब उसने किसी को उसे बदसूरत कहने की हिम्मत करते सुना है। वाई, तुम सिर्फ एक बिल्ली हो। चुप रहो और उसकी तरह व्यवहार करो। हम्फ। जियो रोंग ने सूंघा और अपनी भुजाएं लहराईं, जिससे उड़ने वाली नाव बुरी तरह से हिलने लगी, लगभग जैसे वे अचानक समुद्र के बीच में थे और शक्तिशाली धाराओं की सवारी कर रहे थे। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे उड़ते हुए खजाने को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हो? कियू ने जोर से कहा। उसकी आवाज़ घबराहट से भर गई, क्योंकि जियो रोंग की खेती का आधार उससे कहीं अधिक था। उड़ते हुए खजाने पर कियू का नियंत्रण अस्थिर हो गया। सू यांग ने इन दोनों लड़कियों पर आह भरी। वे उसे आग और पानी के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। ये दो अलग अलग अस्तित्व हैं जो तब तक एक दूसरे का साथ नहीं देंगे जब तक कि कोई चमत्कार न हो जाए। जियो रोंग, नाव को हिलाना बंद करो। इससे मुझे भी असहज महसूस हो रहा है, उसने उससे कहा। अनिच्छुक होने के बावजूद जियो रोंग ने कियू के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दिया और अपने काम से काम में लग गई। कियू ने अप्रसन्न भाव से जियो रोंग की ओर देखा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह जियो रोंग को कितना नज़रअंदाज करना चाहती थी। जियो रोंग के बारे में कुछ ऐसा था जिसने उसे अप्रिय महसूस कराया।
शायद ये जियोरोन के अत्यधिक खेती आधार के कारण था जिसने उसे असहज महसूस कराया, या शायद वह जियोरोन जैसे विदेशी जानवरों से अपरिचित थी। नरक, वह बस सुयान के आध्यात्मिक जानवर के रूप में अपने रिश्ते से ईर्ष्या कर सकती है क्योंकि अधिकांश आध्यात्मिक जानवर अपने स्वामी के साथ तब तक रहते हैं जब तक कि उनमें से कोई भी नष्ट नहीं हो जाता। किसी भी तरह से वह उसकी मदद नहीं कर सकती लेकिन उसे नापसंद कर सकती है। तुम भी पूरी तरह से निर्दोष नहीं हो क्यू। सुयान ने अपना ध्यान उसकी ओर लगाया। मुझे बदसूरत कहने के लिए यह उस बिल्ली की गलती है। उसने ठंडी खर्राटे लीं। तुम क्या हो, बच्चे? सुयान ने अपना सिर अंदर की ओर हिलाया। ऐसा लगता है कि चाहे वह कितनी भी परिपक्व क्यों न हो जाए, उसका एक हिस्सा हमेशा बचकाना ही रहेगा। जियोरोन के साथ अपने छोटे से झगड़े के बाद कियू को अब सुयान के सामने अपना उपनाम प्रकट होने से उतनी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। दिन के अंत में ये केवल एक उपनाम था और इससे अधिक कुछ नहीं। हालांकि सुयान ने अचानक कियू से कहा, आपके उपनाम के बारे में। यदि आप वास्तव में चाहते हैं तो आप भविष्य में भी इसका उपयोग जारी रख सकते हैं। उसके शब्दों ने उसे अचंभित कर दिया और कियू ने उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखा जो सदमे और घबराहट से भरी हुई थीं। आपने अभी क्या कहा? ऐसे से मेरे लिए एक बार और कहो, कृपया, उसने उससे पूछा। शायद ये सिर्फ उसकी कल्पना थी। हालांकि सुयान ने उसके अनुरोध को नहीं सुना और चेहरे पर मुस्कान के साथ चुप रहा। वह अभी भी मुझे चिढ़ा रहा है। कियू अंदर ही अंदर रो पड़ी। और प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय में लौटने से पहले अपनी यात्रा के शेष भाग के लिए कियू सुयान को अपने शब्दों को दोहराने की कोशिश करेगा, लेकिन अफसोस सुयान ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और नाटक किया था कि वह उसे तब तक नहीं सुन सका जब तक कि वे अंततः अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच गए। अध्याय 187 क्षेत्रीय टूर्नामेंट। सुयांग अपने और समूह जैद सागर के ऊपर 1 घंटे से थोड़ा अधिक समय के बाद अरबपति प्रोफाउंड ब्लॉसम समुदाय में लौट आए। हालांकि इससे पहले कि सुयांग इनकोर्ट के शिष्य होने के बावजूद बाहरी कोर्ट में स्थित अपने निवास वाले क्वार्टर में प्रवेश कर पाता, उसने अपने दरवाजे के सामने एक शिखर को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह कई दिनों से वहां से शिखर पर था। कुलमाता, सुयांग ने उसे बुलाया। प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर लियुलांजी तुरंत आए सुयांग की ओर देखने लगे। सुयांग को उनके चेहरे पर नाराजगी दिख रही थी, लेकिन उनके सहयोगियों में राहत का संकेत भी था। वह उन्हें खुश लग रही देखकर जीवित रहीं। सुयांग, आप पिछले 2 सप्ताह से कहाँ थे? उसने तुरंत पूछताछ की। हालांकि सुयांग ने इस तरह का अभिनय किया जैसे वह भ्रमित थी और कहा, कहाँ? मैंने सोचा था कि जाने से पहले सेक्टेल्ड के साथ साइन आउट कर लिया था। यहाँ तक कि यह भी उल्लेख किया गया था कि मैं एक मिशन पर रहूंगी। लियुलांजी ने भौहें चैडलीन और जोर से कहा, मिशन मेरे घर? यह मत सोचो कि तुम उत्तरी क्षेत्र में अपने छोटे से साहसिक कार्य को प्यार से कह सकते हो क्योंकि वह अन्यथा था। सुयांग ने आश्चर्यचकित कर दिया। उसे कैसे पता चला? उन्होंने इस बात से अनभिज्ञ था कि परिवार ने उनसे संपर्क किया था और उनके कलाकारों ने उन्हें उत्तरी क्षेत्र में वापस जाने की याचिका दाखिल की थी। तो पेंटिंग पता चल गया हो? सुयांग ने शांत होकर कहा, लेकिन ये सिर्फ उत्तरी क्षेत्र है, फिर भी क्या आपको वहां ऐसा दिखाना प्रतिबंधित है? ऐसा क्यों है? उद्धरण चिन्ह। लियुलांजी को उम्मीद नहीं थी कि वह उनसे सवाल पूछेगा और एक दोस्त के लिए निःशब्द हो गया। परिवार के साथ उसके वास्तविक कारण से वह किसी भी परिस्थिति में उसे सच नहीं बता सकता, इसलिए उसके प्रश्न ने उसे आसानी से परेशान कर दिया था। इससे भी अधिक क्योंकि परिवार ने अपनी याचिका में समय निर्धारण के लिए कुछ जानकारी छोड़ी थी। लियुलांजी ने अभी भी इस बात से अनभिज्ञ है कि सुयांग ने पहले ही परिवार में वापस आ चुका है, केवल ये जानता है कि वह किसी भी कारण से उत्तरी क्षेत्र में लौट आया है। प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के शिष्यों को यात्रा के लिए एक निश्चित दूरी की सीमा पर ले जाने की अनुमति देना आवश्यक है, और आपने केवल उस सीमा को पार नहीं किया है बल्कि आप पूरी तरह से एक अलग क्षेत्र से हैं। मैं भी चला गया। भले ही आप आंतरिक न्यायालय के शिष्य हों, आपको संप्रदाय के पदों को तोड़ने के लिए भर्ती किया जाएगा। लियुलांजी को आखिरकार उनका पद छोड़ दिया गया। क्या ऐसा है? मैं परिवर्तनशील हूँ। सुयांग ने प्रतिस्पर्धा से अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया। आपके लिए जो भी सजा सोची है मैं उसे स्वीकार कर लूंगा, लेकिन तब तक मैं आराम करूंगा। रुको, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। इससे पहले कि वह अपने रहने वाले क्वार्टर में प्रवेश कर पाता, लियुलांजी ने उसे रोक दिया। इस बार क्या है? सुयांग ने बहुत कहा। शायद इसलिए कि उसके दिल में कहीं न कहीं वह सुयांग का उसकी दिव्य तकनीकों के लिए गहरा सम्मान करती है, या शायद ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे इसकी आदत हो गई है। लेकिन सुयांग के उसके प्रति उदासीन रवैये के बावजूद संप्रदाय के गुरु लियुलांजी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाते हैं, बहुत कम गुस्सा व्यक्त करें। क्षेत्रीय टूर्नामेंट हमारे प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के इस आयोजन में भाग लेने से पहले केवल आधा साल है, और मैं यहाँ आपको ये बताने के लिए हूँ कि आप कुछ अन्य लोगों के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। लियुलांजी ने उस क्षेत्रीय टूर्नामेंट का उल्लेख किया जो क्षितिज पर था। उद्धरण चिन्ह। आपने मेरे जैसे व्यक्ति को क्यों चुना?
और मुझे ऐसा कुछ क्यों करना चाहिए जो परेशान करने वाला हो? सू यांग ने उससे कहा। जबकि एल्डर वू ने उसे पहले से ही इस कार्यक्रम के बारे में बताया था, तब से उसे इस कार्यक्रम में दिलचस्पी थी, खासकर जब 100 पॉइजन बॉडी वाली वह लड़की मौजूद होगी। आप भाग लेंगे क्योंकि इस संप्रदाय के शिष्य के रूप में यह आपकी जिम्मेदारी है कि जरूरत पड़ने पर संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करें, और क्योंकि मैं, संप्रदाय गुरु, आपको भाग लेने का आदेश दे रहा हूं। क्या ये पर्याप्त कारण है? लियू लांजी ने गंभीर चेहरे के साथ बात करते हुए कहा कि वह इसे गंभीरता से ले रही है। जहां तक मैंने आप जैसे किसी व्यक्ति को चुनने का फैसला किया है, तो ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पास एक कोर शिष्य बनने के लिए आवश्यक चीजें हैं, और एक कोर शिष्य बनने से पहले आवश्यकताओं में से एक क्षेत्रीय टूर्नामेंट में भाग लेना है। मैं आपको सच बताऊंगा, भले ही आप टूर्नामेंट के दौरान बुरी तरह हार जाएं, मैं चाहता हूं कि आप बाद में एक कोर शिष्य बने, क्योंकि केवल आपकी तकनीकें ही आपको ऐसा बनने के लिए योग्य बनाती हैं। आखिरकार, प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय एक अनोखी जगह है जो किसी भी अन्य संप्रदाय से भिन्न है, जो किसी की कामुक तकनीकों को उसकी खेती के आधार से कहीं अधिक महत्व देता है। इस क्षेत्रीय टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए उसे चुनने का कारण सुनने के बाद सू यांग मन ही मन मुस्कुराए। मूल शिष्य, यदि वह वास्तव में चाहता तो वह आसानी से अपने चरम पृथ्वी आत्मा क्षेत्र साधना आधार के साथ इस स्थान का कुलपति बन सकता था, केवल एक मुख्य शिष्य बनने की बात तो दूर। हालांकि क्योंकि उसकी वर्तमान खेती का आधार लियू लांजी की खेती से भी कहीं अधिक है, वह अब भी उसकी वास्तविक ताकत से बेखबर है। आधा साल हो, सू यांग ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, आप मुझे वहां देखने की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे हारने की उम्मीद कर रहे हैं तो आप एक चौंकाने वाले अनुभव में हैं। ये सुनने के बाद कि वह क्षेत्रीय टूर्नामेंट में भाग लेंगे, लियू लांजी ने उन्हें अब और परेशान नहीं किया। हालांकि उसे जाने देने से पहले उसे एक और चीज के बारे में बात करने की जरूरत थी। तुम्हारे साथ ये दोनों औरतें कौन हैं? उसने अपने चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ भेष बदले हुए क्यूयू और जियो रोन की ओर इशारा किया, जो उसके पीछे चल रहे थे, जैसे कि वे उसके नौकर हों। वे मेरे नौकर हैं, सू यांग ने लापरवाही से एक बहाना बना दिया। क्या मुझे मत बताओ कि मुझे नौकर रखने की भी अनुमति नहीं है? नहीं, आपको इन कोर्ट शिष्य के रूप में अधिकतम 3 नौकर रखने की अनुमति है। बस ये सुनिश्चित करें कि आप उनके नाम प्रशासन में पंजीकृत करें ताकि संप्रदाय को उनके अस्तित्व के बारे में पता चले और अनावश्यक गलतफहमी को रोका जा सके, लियू लांजी ने कहा, अंततः उसे जाने की अनुमति देने से पहले उससे बात की। वे उसके नौकर हैं? हो, कितनी ईर्ष्यालु! लियू लांजी ने मन ही मन सोचा जब उसने क्यूयू और जियो रोन को सू यांग के पीछे घर में आते देखा, उनकी स्थिति को पूरी तरह से गलत समझा। लेकिन प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय जैसी जगह में ऐसी गलतफहमी असामान्य नहीं है, क्योंकि इस जगह पर बहुत सारे शिष्य हैं जो दोहरी साधना के लिए नौकरों को प्रशिक्षण भागीदार के रूप में उपयोग करते हैं। अध्याय 188 किसी पुराने मित्र को देखना। एक बार जब वह अपने कमरे में लौटी तो सू यांग ने दोनों लड़कियों से कहा, मैं कुछ व्यवसाय शुरू करने के लिए थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ। इस बीच आप यहाँ इंतजार कर सकते हैं। आप तो जा ही रहे हैं, आराम करने से क्या हुआ? क्यूए ने पूछा। उन्होंने कहा, 4 सीजन्स अकेडमी में रहने के दौरान मुझे काफ़ी आराम मिला। आप कहाँ जा रहे हैं? एक पुराने दोस्त से मिलने के लिए, उसने जवाब दिया। एक मित्र? यूयू ने आश्चर्य से देखा। सू यांग कब से दोस्त बनाने वाली बनी? तब उसे एहसास हुआ कि सू यांग जिन लोगों को अपना दोस्त मानेगा वे सभी महिलाएं हैं। क्या ऐसा है? तो मुझे आशा है कि आप अपने दोस्त के साथ सबसे ज़्यादा खुश हैं, उन्होंने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा। सू यांग ने खटखट से उद्धृत करते हुए कहा, आप यहाँ स्पष्ट रूप से कुछ गलत समझ रहे हैं। हालांकि क्यूयू ने उसे अनइंजेक्ट करने के लिए अपनी इनलाइन बंद कर ली, सू यांग ने उसे चित्रों की कोशिश नहीं की और इसके बजाय जियो रोन की ओर देखने लगी। जियो रोन, मैं तुम्हारे पास आऊँगा जो हो सकता है, उसने कहा। जियो रोन ने सिर हिलाया और इंस्टेंट रूम से गायब हो गया। ओह ठीक है क्यू, मुझे अपना हवाई जहाज़ वाला खजाना उधार दो। बस लकड़ी की नाव ही काफ़ी अच्छी है, उसने कहा। क्यू ने अपने एंगेल लेक की भी जहमत नहीं की और अपनी स्टोरेज रिंग गाना यांग पर फेंक दिया और उसने कहा कि इसे वह खुद ढूंढे। सू यांग ने अपने व्यवहार पर किसी भी तरह की कोई साहसिक यात्रा नहीं की, बल्कि लकड़ी की नाव ले ली। जाने से पहले उन्होंने कहा, मुझे लंबे समय तक नहीं जाना चाहिए। उनके जाने के बाद उन्होंने सबसे पहले क्यूयू और जियो रोन को प्रशासन में अपने नौकरों के रूप में पंजीकृत कराया था। इस तरह जब वह आसपास नहीं होगा तो संप्रदाय द्वारा उन्हें संदिग्ध व्यक्ति नहीं माना जाएगा। अपना नाम पंजीकृत कराने के बाद सू यांग ने एक और मिशन स्वीकार करना छोड़ दिया। हालांकि उन्होंने केवल अंतिम मिशन को सांप्रदायिक प्रस्थान के रूप में स्वीकार किया था, सू यांग को उस मिशन में शामिल किया जाएगा और इसे एक मिशन के रूप में शामिल किया जाएगा। और चूंकि मिशन बेहद आसान था, ये जानने के बाद कि वह इतना आसान मिशन विफल हो गया है, संप्रदाय के बुजुर्ग ने सू यांग को एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ देखा। क्या आप इस मिशन में असफल हो रहे हैं? हालांकि इसे पूरा होने में कुछ समय लगा है, लेकिन यह मिशन किसी भी तरह से मुश्किल नहीं है।
और आप इन कोर्ट के शिष्य भी हैं। सु यांग ने केवल अपने कंधे उचकाए और कहा, चीजें बनी रहती हैं। संप्रदाय के बुजुर्गों ने अंदर ही अंदर अपना सिर हिलाया और अपने दूसरे मिशन को स्वीकार कर लिया। एक बार जब ये सब हो गया तो सु यांग ने प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय को छोड़ दिया और आकाश में उड़ने के लिए कियू से मिली उड़ने वाली नाव का उपयोग किया। अपने कमरे के अंदर लियू लांजी ने इस बात पर विचार किया कि संप्रदाय के नियमों को तोड़ने के लिए सु यांग को कैसे दंडित किया जाए। ऐसा कहा जा रहा है कि असली कारण वह सु यांग को दंडित करना चाहती थी ताकि वह उस पर वापस आ सके, क्योंकि सु परिवार ने उसकी लापरवाही के लिए उसे चिल्लाया था। वह लानत सु परिवार। सबसे पहले मुझे संप्रदाय के गुरु के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करना चाहिए अगर मुझे हर पल उस छोटे बच्चे पर नजर रखनी है? यह अनुचित है। सिर्फ इसलिए कि आप मेरे संप्रदाय को कुछ संसाधन प्रदान करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप मुझे इधर उधर धकेल सकते हैं। यदि सु परिवार अपने प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय से कहीं अधिक कौशल वाले 4 महान परिवारों में से एक नहीं होता तो वह इतनी निराश नहीं होती। ऐसा कहा जा रहा है, सु यांग पहले स्थान पर उत्तरी क्षेत्र में ही क्यों गईं? उसने विचार किया, और भले ही मैंने कहा कि मैं उसे सजा दूंगा, उसके जैसे व्यक्ति के लिए उचित सजा क्या होगी? चूंकि आंतरिक न्यायालय के शिष्यों की सजा बाहरी न्यायालय के शिष्यों से भिन्न होती है जब वे संप्रदाय के नियमों को तोड़ते हैं, और सु यांग एक आंतरिक न्यायालय की शिष्या हैं, उन्हें वास्तव में इसके बारे में सोचने के लिए कुछ समय बिताना चाहिए। आमतौर पर जब प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय का कोई शिष्य किसी संप्रदाय के नियम को तोड़ता है तो उन्हें एक निश्चित समय के लिए दोहरी खेती से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, और ऐसी सजा कई दिनों से लेकर महीनों तक हो सकती है। हालांकि चूंकि लियू लांजी के दिल में सु यांग का कुछ हद तक विशेष अस्तित्व है, इसलिए वह उसके साथ किसी अन्य शिष्य की तरह व्यवहार नहीं कर सकती थी। कई मिनटों तक सोचने के बाद लियू लांजी को आखिरकार एक विचार आया कि सु यांग को क्या सजा दी जाएगी। ये सही है, मैं हमेशा उससे ऐसा करवा सकता हूँ। लियू लांजी तुरंत सु यांग को सजा देने के लिए उसके रहने वाले क्वार्टर में लौट आया। एक बार जब वह उसके रहने वाले क्वार्टर में पहुंची तो लियू लांजी को उम्मीद थी कि जब उसने सु यांग को बाहर से बुलाया तो वह बाहर आएगी, लेकिन अफसोस वह कियू ही थी जो उसके सामने आ गई। वह चला गया। ये जानने के बाद कि सु यांग पहले ही जा चुकी है, लियू लांजी ने आश्चर्यचकित भाव से उसे देखा। आराम करने से क्या हुआ? अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ जब से मैंने उसे अकेला छोड़ा था। उसने मन ही मन सोचा। क्या आप जानते हैं वह कहाँ गया था? उसने कियू से पूछा। कियू ने अपना सिर हिलाया। मैं क्या ऐसा है? चूंकि सु यांग यहाँ नहीं है, इसलिए उसकी सजा के लिए उसके लौटने तक इंतजार करना होगा। हालांकि लियू लांजी तुरंत नहीं गए और इसके बजाय कियू से बोलना शुरू कर दिया। तुम उसके नौकर हो, है ना? वह तुम लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार करता है? क्या तुम उत्तरी क्षेत्र से आए हो? उसने प्रश्नवाचक चेहरे के साथ उससे पूछा। ऐसा लग रहा था कि उसे उसके साथ उनके रिश्ते में दिलचस्पी है, खासकर जब वे अचानक सामने आ गए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कियू ने लियू लांजी को नाराजगी भरी दृष्टि से देखा। उसका उसके साथ खेलने का कोई इरादा नहीं था और उसने इस बातचीत को खत्म करने का फैसला किया। कियू ने अचानक लियू लांजी के चेहरे के सामने अपनी आस्तीन लहराई और कुछ सेकंड बाद लियू लांजी शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ जमीन पर गिर गई। ऐसा लग रहा था कि वह गहरी नींद में है। और अपनी आस्तीन की एक और लहर के साथ कियू ने सो रही लियू लांजी को घर से दूर कर दिया, जब तक कि वह अपने कमरे में लौटने से पहले कहीं दूर नहीं थी। उस दिन कई प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के शिष्य और संप्रदाय के बुजुर्ग अपने संप्रदाय के गुरु लियू लांजी को लंबी रात की पार्टी के बाद किसी शराबी की तरह बाहरी कोर्ट के बीच में सोते हुए देखकर हैरान और हतप्रभ रह गए। अध्याय 189 लोड सिटी। संप्रदाय गुरु। जागो संप्रदाय गुरु। संप्रदाय के कई बुजुर्गों ने लियू लांजी को अपनी नींद से जगने की कोशिश की, लेकिन अफसोस उनका शरीर कितना भी हिल गया, वह गहरी नींद में ही सोई रही। इस संप्रदाय के बुजुर्ग हो गए। उसे क्या हुआ? क्या वह कभी जगेगी? और वे नहीं चाहते थे कि वह खुले में सोती रहे। वे उसे वापस अपने कमरे में ले आए और स्थिति का पता लगाने के लिए शिष्य की तलाश शुरू कर दी। इस बीच कुछ मिनटों की यात्रा के बाद सु यांग शहर लौट आए, जहां उन्हें अपनी पहली रिंग्स स्टोरेज मिली। असल में वह जिस पुराने दोस्त से मिलना चाहता था वह बनिंग लोड संप्रदाय का एक कीमियागर इंस्टीट्यूट वांग शुरेन था। हालांकि एक बार जब वह बनिंग लोड्स ऑर्केस्ट्रा की दुकान पर गया तो उन्हें एहसास हुआ कि वह पूरी तरह से बंद हो गया था। नौजवान बनिंग लोड्स की घर में साल भर की नीलामी सिर्फ एक बार खुली थी और इस साल की नीलामी पहले ही हो चुकी थी। एक दयालु राहगीर ने उसे याद दिलाया जब उसने उसे नीलामी घर के सामने आश्चर्यजनक भाव के साथ खड़ा देखा। क्या आप जानते हैं कि मैं इस जगह पर रहने वाले लोगों को कहाँ पा सकता हूँ? सु यांग ने पैदल यात्री से पूछा। यदि आपका मतलब बनिंग लोड संप्रदाय के शिष्यों से है तो आप उन्हें दक्षिणी सीमा के पास लोड सिटी में पा सकते हैं। राहगीर ने दक्षिण की ओर इशारा करते हुए कहा। सु यांग ने सिर हिलाया। जानकारी के लिए धन्यवाद। फिर उसने अपनी स्टोरेज रिंग से 5 स्पिरिट पत्थर निकाले और शहर छोड़ने से पहले उसे पैदल यात्री की ओर फेंक दिया। अरे या वाह,
जब यात्री को पता चला कि सुयांग ने उस पर क्या फेंक दिया है तो वह सिद्धांत से लगभग मर गई। आखिरकार एक स्पिरिट पत्थर से भी कम में सोने के नमूने के लिए, जो कई वर्षों तक एक सामान्य परिवार का समर्थन करने के लिए उपयुक्त है, 5 स्पिरिट पत्थर से भी कम। इस डर से कि कहीं कोई स्पिरिट स्टोन न देख ले और उसे लूट न ले, पैदल यात्री ने तुरंत स्पिरिट स्टोन अपनी जेब में ले लिया और अपने परिवार के साथ साझा करने के लिए घर वापस आ गया। बनिंग लोड्स लैंडमार्क हाउस छोड़ने के कुछ मिनट बाद सुयांग सीधे लोड्स सिटी के लिए उड़ान भर गई। क्या आप जानते हैं कि मैं बनिंग लोड्स सांप्रदायिक स्थान पर मिल सकता हूँ? सुयांग ने लोड्स सिटी के बाहर कर्तव्य पर एक गार्ड से पूछा। बनिंग लोड्स संप्रदाय, आप कौन हैं और आप उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? गार्ड ने तुरंत पूछताछ की। मैं प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय का शिष्य हूं और मैं यहां एक पुराने दोस्त से मिलने आया हूं, सुयांग ने मिशाल मिर्जा के साथ कहा। घरा खिलना संप्रदाय। गार्ड को अब पता चला कि सुयांग के कपड़े इतने में क्यों लग रहे थे। क्या आपके पास अपनी पहचान पर्ची है? गार्ड ने अपनी पहचान की पुष्टि की और कहा, ये लोड्स सिटी बनिंग लोड्स संप्रदाय है और जब तक आप बनिंग लोड्स संप्रदाय के शिष्यों के साथ नहीं हैं तब तक आपको प्रवेश की अनुमति देने से पहले 10 अंकों का भुगतान करना होगा। खैर, आप एक शिष्य के पास जाएं। ये पूरा शहर बनिंग लोड्स संप्रदाय है। सुयांग थोड़ा आश्चर्यचकित हुई। इस प्रकार के संप्रदाय 4 दिव्य स्वर्गों में भी दुर्लभ हैं। ठीक है, सटीक होने के लिए एक शहर बनिंग लोड्स संप्रदाय के आसपास बनाया गया था। ये किसी भी अन्य शहर की तरह ही संचालित होता है, लेकिन किसी भी अन्य चीज़ों की तुलना में व्यापार पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है और इसे बनिंग लोड्स संप्रदाय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्या ऐसा है? क्योंकि सुयांग के पास कोई बदलाव नहीं था, उसने गार्ड को एक संपूर्ण स्पिरिट स्टोन सौंप दिया। ओह! गार्ड ने चौड़ी आंखों और स्तब्ध भाव से उसकी ओर देखा। प्रवेश शुल्क 10 तांबे है। मेरे पास कोई बदलाव नहीं है। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें जब तक मैं आपके लिए कुछ बदलाव ला दूं। कोई जरूरत नहीं है। सुयांग को मात्र एक स्पिरिट स्टोन से परेशान नहीं किया जा सकता था। ऐसी बातें सुनकर गार्ड की आंखें और भी फैल गईं। एक अजीब स्पिरिट पत्थर के साथ 10 तांबे का प्रवेश शुल्क चुकाने के लिए यह आदमी कितना अमीर है। वह उसकी संपत्ति और अलग व्यवहार से ईर्ष्या किए बिना नहीं रह सका। तो यहाँ आपके लिए एक विशेष प्रवेश पास है। जब तक आपके पास यह है, आप भविष्य में भुगतान किए बिना लोड्स सिटी में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकते हैं। गार्ड ने सुयांग को स्वर्ण पदक देते हुए कहा। सुयांग ने लापरवाही से पदक स्वीकार किया और पहली बार लोड्स सिटी में प्रवेश किया। यदि आप इस रास्ते पर चलते रहें तो आप बनिंग लोड्स संप्रदाय पा सकते हैं। शहर में प्रवेश करते ही गार्ड ने उससे कहा। सुयांग ने सिर हिलाया और रास्ते पर चलने लगी। और केवल कुछ मिनट चलने के बाद सुयांग को समझ में आया कि गार्ड का क्या मतलब था जब उसने कहा कि लोड्स सिटी व्यवसाय पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि उसकी नज़र में केवल दुकानें या रेस्तरां थे और कोई भी आसानी से समझ सकता है कि बनिंग लोड्स संप्रदाय इतना क्यों है। महंगी वस्तुओं और दुकानों से सजे इस शहर में प्रवेश करते ही अमीर बन जाते हैं। लोड्स सिटी में कहीं युवा महिलाओं और युवाओं के एक समूह को एक रेस्तरां में खुशी से बातचीत करते देखा जा सकता है। ये सभी व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। उनके सीने पर पीले कमल के पैटर्न के साथ लाल वस्त्र पूरी तरह से सिल दिए गए थे, जो बनिंग लोड्स संप्रदाय के शिष्यों के रूप में उनकी पहचान दर्शाते थे। जूनियर प्रशिक्षु शिष्य झांक, कंजूस मत बनो और हमें बताओ, क्या तुम्हें किसी प्रकार के खजाने का सौभाग्य मिला है? वहां मौजूद शिष्यों में से एक ने मेज के अंत में बैठी खूबसूरत युवा महिला से पूछा। अभी कुछ समय पहले आप केवल प्राथमिक आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर पर थे, फिर भी आप किसी तरह कुछ ही हफ्तों में गहन आत्मा क्षेत्र तक पहुंचने में कामयाब रहे, इन कोर्ट शिष्य बन गए। मुझे विश्वास नहीं है कि आप इसे हासिल कर सकते थे बिना किसी सौभाग्यशाली मुठभेड़ के ऐसी उपलब्धि। एक बार जब उनमें से एक ने विषय शुरू किया तो अन्य शिष्यों ने भी अपनी राय देनी शुरू कर दी। झांग उपनाम वाले शिष्य पर उन्हें बताने के लिए थोड़ा दबाव डाला। ठीक है, हालांकि मुझे कोई खजाना नहीं मिला, लेकिन एक निश्चित व्यक्ति से मेरी सौभाग्यशाली मुलाकात हुई। झांग नाम के युवा शिष्य ने स्पष्ट रूप से समझाया। ये व्यक्ति, क्या ये पुरुष है या महिला? महिलाएं और भी अधिक उत्सुक हो गईं। यह एक जवान आदमी है। युवती शर्मा गई। ओह, हमें उसके बारे में और बताओ। उसने आपकी खेती को कैसे प्रभावित किया? जबकि महिला शिष्यों को यह विषय बेहद मनोरंजक लगा, वहीं पुरुषों के लिए यह विपरीत था, जो इस युवा महिला को पसंद करते थे। कुआं। हालांकि जैसे ही युवती बनिंग लोड्स नीलामी घर में मिले एक निश्चित अतिथि के बारे में बात करने के लिए तैयार हुई, उसकी नज़र सड़कों पर चलते हुए एक सुंदर युवक पर पड़ी। ऐसे सुयांग। युवती तुरंत अपनी सीट से खड़ी हो गई और उसका पीछा करने के लिए रेस्तरां से बाहर भागी, जिससे वहां मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह गए। अध्याय 190। झांग शियुयंग से दोबारा मुलाकात। सुयांग। झांग शियुयंग ने अपने लापता सामान शिखर का पीछा करते हुए उसे बुलाया। सुयांग ने एक परिचित मधुर आवाज में अपना नाम पुकारते हुए अपने कदम रोक दिए। जब वह मुड़ा के पीछे गया तो उसने लाल वस्त्र पहने एक खूबसूरत युवा महिला के साथ अभिलाषा व्यक्त करते हुए उसकी ओर देखा। ओह, आप हैं।
सुयांग ने तुरंत अपने सुंदर चेहरे की पहचान की, लेवल 1 के पुस्तकालय और 100 के दशक के अर्थशास्त्री को। वह जांग शियुयंग थी, जो बनिंग लोड्स संप्रदाय की शिष्या थी और शी बनिंग लोड्स के घर में सुयांग को अपना शुद्ध इंसार दिया था। डी, क्या तुमने मुझे याद किया हो सुयांग? मैं झांग शियुयंग, ठीक है। सुयांग ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। ऑलराइट। झांग शियुयंग को डर था कि वह पहले उसके बारे में भूल गई थी, लेकिन न केवल उसने उसे याद किया, बल्कि वह सुयांग के आसपास के गर्म माहौल से छोटी सी आश्चर्य भी हुई। वह पहले मिलनसार से अधिक सुंदर लग रहा था, थोड़ा मिलनसार भी। आप यहाँ लोड सिटी में क्या कर रहे हैं? उसने उससे पूछा। यदि आप किसी निश्चित स्थान की तलाश में हैं, तो मैं आपको वहाँ परामर्श प्रदान कर सकता हूँ। सुयांग ने सर हिलाया और कहा, वास्तव में मेरा बनिंग लोड समुदाय के साथ कुछ व्यवसाय है, इसलिए यदि आपको वहाँ मेरा मार्गदर्शन करने में कोई लक्ष्य नहीं है। मैं खुशी से। इस बिंदु पर जांग शियुयंग ने पहले ही अपने मित्र शिष्यों के बारे में धोखा दिया था और उसे बनिंग लोड संप्रदाय में ले जाने के लिए सहमति दी थी। जूनियर बिजनेस बहन झांग, आप कहाँ जा रही हैं? हालांकि इससे पहले कि वह निकेल ग्राइंडर, उसके दोस्त शिष्यों ने उसे पकड़ लिया। क्या वह आपका कोई परिचित है? शिष्यों से एक ने पूछा। ये सही है, और मुझे अचानक चलने के लिए खेद है, लेकिन मुझे अभी कुछ और करना है। जब झांग शियुयंग ने ये शब्द कहा, तो वहां मौजूद सभी शिष्यों की जांच सहयोगियों से सुयांग की ओर देखने लगी। महिला शिष्या सुयांग की सुंदर उपस्थिति से चकित हो गई, और उनमें से कुछ तो बदसूरत रूप से शर्मा गईं। लेकिन जहां तक उस ग्रुप के पुरुष शिष्यों की बात है, वे सभी सुयांग को अमित्र और तृष्णालु नजरों से देख रहे थे, खासकर वे जो जांग शियुयंग को पसंद करते थे। उनकी रिश्तेदारी में नफरत से भरी थी। आप प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय से हैं? पुरुष शिष्यों में से एक ने सुयांग के वस्त्र पहचानने के लिए। क्या वह घृणित स्थान वेश्याओं और उचक के कमियों से भरा हुआ है? अरे, अपना मुंह देखो। जब पुरुष शिष्यों ने सुयांग को हे दृष्टि से देखा तो जांग शियुयंग ने क्रोधित व्यवहार किया। हालांकि झांग शियुयंग ने सुयांग की रक्षा करते हुए अपने शिष्यों को क्रोधित और प्यास से गर्म कर दिया। जूनियर प्रशिक्षु बहन झांग, आप प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के किसी व्यक्ति से क्यों परेशान होंगी? क्या आप नहीं जानते कि जनता की नज़रों में उनकी छवि कितनी खराब है? उस जगह के लोग बेशर्म यौन लालसा वाले व्यक्तियों का एक समूह हैं, वे कामुक जानवरों से अलग नहीं हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जैसे ही झांग शियुयंग का गुस्सा भड़कने वाला था, सुयांग ने अंतरंग तरीके से लापरवाही से उसकी गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें लपेट लीं, जिससे झांग शियुयंग का शरीर सदमे से अकड़ गया। सुयांग, उसने चकित भाव से उसकी ओर देखा। आपको क्या लगता है कि आप हमारे किसी शिष्य के साथ क्या कर रहे हैं? अपने गंदे हाथ उससे दूर करो। सुयांग की हरकतों से पुरुष शिष्य तुरंत क्रोधित हो गए, जिसकी उन्हें आशंका थी। जब से हमने आखिरी बार एक दूसरे से बात की थी तब से कुछ समय हो गया है, तो हम इसे कहीं अधिक शांत और निजी जगह पर क्यों नहीं ले जाते, खासकर आपके कमरे जैसी जगह पर। सुयांग ने इतनी मधुर आवाज में बात की कि उनसे दूर खड़ी महिला शिष्यों को भी उन्हें अपने कमरे में ले जाने का मन हुआ। झांग शियुयंग ने बनिंग लोड्स ऑक्शन हाउस में उसके साथ बिताए समय को याद किया और धीरे से शर्मीली अभिव्यक्ति के साथ सिर हिलाया। उसका चेहरा लाल हो गया। बी हरामजादा, कितना बेशर्म है। उसकी बात मत सुनो, जूनियर प्रशिक्षु बहन झांग। वह केवल तुम्हारा उपयोग कर रहा है। उनके हंगामे ने काफी देर तक वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा, लेकिन उन्हें इस आकर्षण से कोई फर्क नहीं पड़ा। चलो चलें, सुयांग ने शुरू से ही इन बनिंग लोड संप्रदाय के शिष्यों की अनदेखी करते हुए झांग शियुयंग को दूर खींचते हुए कहा। सको वहीं पकाओ। अचानक एक शक्तिशाली दबाव जो चरम ट्रू स्पिरिट रियलम विशेषज्ञ से संबंधित था, ने सुयांग पर हमला किया। हालांकि क्योंकि सुयांग पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के चरम पर था, उसने मुश्किल से ही दबाव पर ध्यान दिया। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई काओ, बनिंग लोड सेक के शिष्यों ने तुरंत उसकी आने वाली आकृति को देखा, जिसने अपनी छाती पर काले कमल के साथ लाल कपड़े पहने थे, कुछ ऐसा जो बनिंग लोड संप्रदाय के एक प्रमुख शिष्य का संकेत देता था। जब यह वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई काओ प्रकट हुआ, तो वह सुयांग के सामने खड़ा हुआ और उसके चेहरे पर एक प्रभावशाली अभिव्यक्ति के साथ बोला, मुझे परवाह नहीं है कि आप कहाँ से आए हैं, लेकिन जब आप हमारे क्षेत्र में होंगे तो मैं किसी भी तरह की कमी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे बनिंग लोड संप्रदाय के शिष्यों के लिए सम्मान, खासकर यदि वे इन कोर्ट के शिष्य हैं। सुयांग इस कोर शिष्य पर एक नज़र डालने के लिए केवल एक सेकंड के लिए रुका और उसके चारों ओर घूमने से पहले एक उदासीन अभिव्यक्ति के साथ उसके अस्तित्व को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। जब सुयांग ने उसकी उपेक्षा की तो कोर शिष्य गुस्से से कांप उठा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हालांकि इससे पहले कि कोर शिष्य अपना सिर घुमा पाता, उसके चेहरे के सामने एक बड़ी हथेली दिखाई दी। पिताजी। सुयांग ने कोर शिष्य को एक ही थप्पड़ मारकर सड़क पार कर दिया था, जिससे वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई काओ। सुयांग को बिना किसी प्रयास के अपने मुख्य शिष्य की देखभाल करते देख अन्य शिष्यों ने भयभीत अभिव्यक्ति दिखाए। मुख्य शिष्य से निपटने के बाद सुयांग ने अपनी आंख के कोने से अन्य शिष्यों की ओर देखा, जिससे वे डर से कांपने लगे।
उन्होंने उनकी ओर इशारा किया और उन शिष्यों की ओर इशारा किया जो कुछ देर पहले कूड़ा कचरा उगल रहे थे। यदि आप यहाँ नहीं आते हैं तो मैं वहाँ जाऊँगा और यह केवल 2 गुना दर्दनाक होगा, सु यांग ने शांत भाव से उनसे कहा, जब वे वहाँ खड़े रहे, स्पष्ट रूप से डर से जमे हुए थे। चूंकि हम इस बिंदु पर हैं, हम साथ मिलकर उससे लड़ सकते हैं, एक शिष्य ने सुझाव दिया। इस प्रकार अपने गहन आत्मा क्षेत्र साधना आधार से संचालित होकर शिष्यों ने सुयांग पर हमला करना शुरू कर दिया, जो पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के शिखर पर था। कुछ सेकंड बाद लोट सिटी के भीतर 3 जोरदार थप्पड़ गूंज उठे और 3 और आकृतियां सड़क पर उड़ती देखी जा सकती थीं। जोकरों का एक झुंड। सु यांग ने अपना सिर हिलाया। फिर उन्होंने घबराए हुए झांग शियू यंग से कहा, अब जब झुंझलाहट दूर हो गई है तो आइए बनिंग लोट संप्रदाय की ओर जल्दी चलें। और ठीक है, उसने धीमी गति से सिर हिलाते हुए उत्तर दिया।